जनरली नहीं बात की जाती, जिन पर या बताई नहीं जाती। जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में अभी बहन बता रही थी, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ। अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया और अपने 16-17 साल के अनुभव में मैंने जो चीजें पाई, मैंने देखा ज्यादातर लोग जीवन में जिस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं और आगे बढ़कर जो कर रहे होते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला, वो जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते थे, या आज भी अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि रोजी रोटी का सवाल है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं कि इंसान वो काम करने पर मजबूर होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, इस धरती पर 95% लोग जीवन में सफल नहीं होते, केवल 5% लोग सफल होते हैं। तो मैंने उन 5% लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, आखिर उनकी सफलता का कारण क्या है, वो क्यों सफल होते हैं और क्यों 95% लोग फेल होते हैं। तो पता चला कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजों का अंतर है, और वही अंतर मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। और यदि मेरे इस मार्गदर्शन से, मेरे इस बताने से किसी एक भी बच्चे का जीवन सुधर जाए, किसी एक भी व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अपने जीवन में 20,000 ज्यादा लोगों को अलग अलग स्तर पर गाइड कर चुका हूं, मोटिवेट कर चुका हूं, उन्हें राजनीति की बारीकियां, बिजनेस की बारीकियां सिखा चुका हूं। और इस यात्रा में, इस छोटे से सफर में, सबसे पहली चीज जो पता चली, जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जीवन के एक दौर में आकर के वो नहीं कर रहे होते और उन्हें अफसोस रहता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना टैलेंट क्या है। अगर आप वो काम करते हैं, जो काम आपका इंटरेस्ट है, जो काम आपको अंदर से मोटिवेट करता है, जो काम आपको जबरदस्ती वाला नहीं लगता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल आप उस काम में सफल हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई ऐसा काम चुन लिया जिसे आपका मन ही नहीं करता, तो फिर जबरदस्ती कब तक कर ली जाएगी। एक स्टेज के बाद आप खुद उस काम से ऊब जाएंगे। मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला, इंजीनियर से मिला, कई IAS IPS ऑफिसर से मिला, मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। मैं उनसे जब पूछता हूं तो कहते हैं सब कुछ है, पद है, सुविधाएं हैं, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, सेटिस्फेक्शन नहीं। मैं जब उनसे पूछता हूं कि क्यों नहीं है, तो वो यही कहते हैं, मैं जो काम कर रहा हूं मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे वो काम करना पड़ रहा है। और काश के जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्हें बता दिया गया होता, काश कि उन्होंने जान लिया होता समय पर कि वो किस काम के लिए बने हैं। और बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ये बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। इस बात को स्वीकार कर लेना। समस्या क्या आती है, ज्यादातर पेरेंट्स के साथ ये समस्या आती है, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा बेटा, मेरी बेटी भी इंजीनियर बने। उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसमें वो टैलेंट है कि नहीं है, उस फील्ड के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि नहीं है, उस पर ध्यान ना देना। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन यही जहां ये बात सही है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, वहीं ये बात भी सही है, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। बस हमें जानने की जरूरत है, ऐसा कौन सा काम है जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं। और मैं दूसरों का उदाहरण तो दे ही सकता हूं, मैं अपना भी उदाहरण देता हूं। अक्सर मैं बताता हूं, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज से जूलॉजी ऑनर्स किया। जूलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वही, जैसे मैंने कहा, परिवार की जिम्मेदारियां, मेरे पेरेंट्स का कुछ सपने थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो, क्योंकि मेरे डैड चाहते थे
कि वो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए तो मेरा बेटा बन जाए। ऐसा ही होता है, पेरेंट्स जो नहीं बन पाते वो अपने बच्चे से उम्मीद करने लगते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि माँ बाप ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और हमें तो यही बताया भी जाता है और हमारा इतिहास भी रहा कि माँ बाप के इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध चले जाना, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन माता पिता का जो अनुभव रहा उसमें 20-30 वर्ष गुजर चुके। आज जो फील्ड चल रहा है, जो इंडस्ट्री चल रही है, वो हो सकता है हमारे माता पिता के समय में ना रही हो, और आज जो चल रहा है हो सकता है कल मेरे बच्चों के समय में वो सारी चीजें आउटडेटेड हो जाएं जो आज चल रही हैं। जैसे आप में से ज्यादातर लोगों को स्मार्टफोन यूज करना आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना आता हो, या आता भी हो तो उतनी अच्छी तरह ना आता हो। अच्छा, हो सकता है आपके दादा दादी को बिल्कुल भी ना आता हो। मेरी दादी है, अभी 80 वर्ष की उनकी उम्र है। मैंने उनको स्मार्टफोन ला करके दिया, वो कहते हैं बेटे मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे काम करता है, मेरे को तो वही कीपैड वाला फोन ला कर दे दे। अभी अगर मैं अपनी दादी से अपने बेटे के करियर के बारे में सलाह लूं या उनकी बात मान लूं क्योंकि मैं एक आदर्श पोता हूं, मैं अपने पिताजी से सलाह ले लूं क्योंकि मैं एक आदर्श बेटा हूं, तो मैं पूरी संभावना है कि अपने बच्चे का करियर तबाह कर दूंगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उनका जो अनुभव रहा आज वो शायद चीजें आउटडेटेड हो गई। तो हमें करना क्या है? ऐसा नहीं है माता पिता के विरोध में चले जाओ, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपग्रेड करो। करियर वो चुनो जो आज चल रहा है, नहीं जो आज से 20 वर्ष बाद होने वाला है उसके बारे में सोचो। और मैं तुम्हें कुछ बातें बता देना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम यहां पर आपको किसी ने बताई कि नहीं बताई, आज जो चल रही है ज्यादातर चीजें 20 वर्ष बाद आउटडेटेड होने वाली है। हम सबके पास जो स्मार्टफोन है, अगले 20 वर्ष बाद जिसके पास ये स्मार्टफोन हुआ करेगा उसे आउटडेटेड माना जाएगा, उसे पुराना माना जाएगा, क्योंकि अब ऐसे ही स्क्रीन बन गई है कि आपके हाथ पर भी वो स्क्रीन काम कर सकती है, आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। अमेरिका में वो टेस्टिंग हो चुकी। जो स्मार्टफोन आज हम यूज कर रहे हैं 20 वर्ष पहले यूरोप के अलग अलग देशों में आ चुके थे, हम पीछे रह गए। हमारे स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होते। मैं नारायण मूर्ति जी की एक बात से सहमत हूं। नारायण मूर्ति जी आप सब जानते होंगे, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब 70% से ज्यादा जो ग्रेजुएट हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल सके, नौकरी दी जा सके। और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा जो इंडस्ट्री की जरूरत है उन्हें वो आता नहीं है। और अफसोस की बात देखो, आप सब लोग स्कूल कॉलेज जब पास कर लोगे तो आपको अपना बायोडाटा बनाने को कहा जाएगा। कम से कम 12 साल की पढ़ाई करने के बाद 12th पास करोगे, 15 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, और ग्रेजुएट होने के बाद अपने बायोडाटा में जब लिखोगे अपने बारे में तो एक कॉलम आएगा एक्सपीरियंस, और उसमें तुम क्या लिखोगे? फ्रेशर। अच्छा, फ्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? बुरा मत मानना, फ्रेशर का मतलब होता है मुझे कुछ नहीं आता। अबे 15 साल क्या घास खोद के आया तू? 15 साल, जीवन के 15 साल लगा दिए और 15 साल बाद लिखता है फ्रेशर हो। अगर 15 साल गालियां देने भी सीखता ना तो लिखता एक्सपर्ट हूं गालियों में। 15 साल कोई काम करता तो उसका महारथ ही बन जाता, और ये 15 साल बाद लिख रहा है मुझे कुछ नहीं आता। और वो झूठ नहीं बोल रहा, सच में उसे नहीं आता, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो आगे काम नहीं आ रहा, और जो आगे काम आने वाला है वो पढ़ाया नहीं जा रहा। और उसमें सबसे बड़ा गैप क्या है? सबसे बड़ा गैप है भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी नींव, उसकी बुनियाद। यहां टीचर्स बैठे होंगे, उनसे तस्दीक करना मतलब उनसे इसको क्रॉस चेक करवाना
कि भारत की शिक्षा नीति को तबाह करने में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों का रहा। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आए जिसमें बच्चे की टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं। पता है, जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कौन सा होता था? हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। और गुरुकुल लोग सोचते हैं एक पेड़ के नीचे बाबा जी बैठ करके पढ़ा रहे होंगे, वो गुरुकुल नहीं। गुरुकुल यूनिवर्सिटी की तरह होते थे। हम सबको पता है नालंदा, तक्षशिला कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको भी गुरुकुल कहा जाता था। और गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या था पता है? मैं नहीं कह रहा, अंग्रेज लिख रहा है। अंग्रेज अपनी संसद में जवाब दे रहा है। अंग्रेज से पूछा गया कि भारतीय इतने संपन्न क्यों हैं, भारतीय मानसिक रूप से इतने मजबूत क्यों हैं, भारतीय शारीरिक रूप से मजबूत क्यों हैं? कहते हैं इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। कहते क्या है इनका एजुकेशन सिस्टम? कहते हैं इनका मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। कहते उसमें क्या होता है? कहते उसमें 6 साल से पहले किसी बच्चे को एडमिशन ही नहीं दिया जाता। आज की तरह नहीं, LKG, UKG, जीजा जी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी क्लासे पहले ही पढ़ा लेते हैं। फर्स्ट से पहले ही 5 साल पढ़ चुका वो। क्या बोल रहे हैं? 6 साल से पहले किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। और 6 साल की उम्र में एडमिशन मिल जाने के बाद भी पहले 2 साल बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, पढ़ाया नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे? कहते 2 साल तक उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेटरी में रखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट टीचर्स होंगे, गुरु होंगे, और वो उसको खेलने के लिए अलग अलग खिलौने देंगे, अलग अलग सामान देंगे, ये जज करने के लिए इसका इंटरेस्ट पता चल जाए, इसका टैलेंट पता चल जाए। देखो 6 साल की उम्र में गया स्कूल, 2 साल पढ़ेगा नहीं बच्चा, 2 साल जज करेंगे, और जज करने के बाद मान लीजिए उसका इंटरेस्ट लगा मेडिकल में, तो 8 साल की उम्र में उसका सीधा एडमिशन मेडिकल में हो जाता है। अब वो क्या करेगा? मेडिकली पढ़ेगा, मेडिकली सीखेगा, मेडिकली देखेगा, मेडिकल के बारे में रिसर्च करेगा। 10, 15, 20 वर्ष बाद वो वहां से एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही निकलेगा। और मजे की बात पता है क्या थी गुरुकुल में? गुरुकुल में एग्जाम नहीं होता था। है? एग्जाम नहीं होता ना। फिर टीचर को पता कैसे चलता था किसी बच्चे को कुछ आया कि नहीं आया? बड़ा बढ़िया सिस्टम। कहते क्या? कहते जिसको जो भी टेस्ट लेना होता था उसको कोई ना कोई टास्क दे दी जाती थी, कोई ना कोई काम दे दिया जाता था, प्रैक्टिकल करके लेकर आओ। अभी तो एग्जाम टीचर्स को भी पता है कैसे एग्जाम होते हैं, और बच्चों को भी पता है। बच्चे टीचरों से ज्यादा इंटेलिजेंट है साहब। और मैं तो कई जगह बोलता हूं, आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, बाप पैदा होते हैं। हाँ, मैंने भी अपने घर में देखा। मेरा बेटा अभी तो 10th में आ गया, जब उसकी उम्र मात्र 6 साल थी, वो मुझे सिखाया करता था, पापा ऐसे ऐसे ये नई नई एप्लीकेशंस आ गई हैं, इनको फोन में डाल लेंगे तो फोन तेज चलेगा। अभी भी वो मुझे सिखाता रहता है, समझाता रहता है, पापा पता है वर्ड में ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है। अपनी पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीजें पता रहती है बच्चों को। हालांकि और बात है, माँ बाप को नहीं पता मेरा बच्चे को क्या क्या पता है, और बच्चे भी कैसे कैसे मूर्ख बनाते हैं माता पिता को, टीचर्स को। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता तो कभी बच्चे थे ही नहीं, है टीचर्स तो कभी स्टूडेंट थी नहीं। हम सब स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है हम टीचरों को कैसे मूर्ख बना चुके हैं। और हमें पता है ये एजुकेशन सिस्टम जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें टैलेंट की कदर नहीं है, मार्क्स की कदर है। मेरे नंबर आने चाहिए। अगर मैंने रट के लाए, मैंने समझ के लाए, मैंने चीटिंग करके लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे नंबर ज्यादा हैं, मैं काबिल हूं, नंबर नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये नंबर तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकते, लेकिन नंबरों के आधार पर जो तुम अपने आप को दोष देने लगते हो, वो तय करता है तुम्हारा भविष्य क्या है। मैं लिख करके दे सकता हूं, यहां जितने भी साथी बैठे हैं, मैं भी इंक्लूडिंग मी, हम अपनी क्लास के टॉपर नहीं रहे होंगे ज्यादातर, क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट है तभी हम सक्सेसफुल हैं। मैं अपने टॉपरों को देखता हूं, जितनी मैं सैलरी अपने स्टाफ को देता हूं ना, उससे कम सैलरी पे वो भी नौकरी करें जो टॉपर हुआ करते थे हमारे जमाने में। जो एवरेज थे वो टॉप कर गए, वो आगे निकल गए। ऐसा क्या होता है कि जो एजुकेशन में बढ़िया निकल जाता है वो जीवन में पिछड़ जाता है, और जो एजुकेशन में पिछड़ जाता है वो इतिहास रच देता है? ऐसा क्या है?
और मैं आपसे कहता हूं, दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन के बारे में पढ़ो। हम किसको अपना आदर्श माने? जो टॉप पर है उन्हीं को माने ना। दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन के बारे में पढ़ लो और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, पता चल जाएगा। भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन के बारे में देख लो और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, पता चल जाएगा। भारत के पॉलिटिशियंस के बारे में देख लो, नंबर 1 पे देख लो, और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, जिसको भी तुम मानते हो। अगर एजुकेशन क्राइटेरिया होती तो हर पढ़े लिखे इंसान को सफल हो जाना चाहिए था, या सफल सिर्फ वो होते जो पढ़े लिखे होते हैं। दोनों ही बातें सही नहीं है। All educated people are not successful people and all successful people are not educated. अब अंतर क्या है? अब दूसरा अंतर आता है। दूसरा अंतर यह है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है तुम्हारा। अगर तुम्हारा उद्देश्य शिक्षा का यह है कि मैं 12th कर जाऊं, ग्रेजुएट हो जाऊं, मुझे डिग्री मिल जाए, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, शायद आ जाएंगे, लेकिन ये शिक्षा तुम्हें सफलता नहीं दिलाएगी। और यदि शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि मैं जो जीवन में करना चाहता हूं उसका बेस मजबूत कर लूं, मैं जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर लूं, तो तुम शायद मार्क्स तो ज्यादा ना ला पाओ, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं, तुम जीवन में फेल नहीं होगे कभी। और जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि हमारे अभिभावक तो माता पिता के बाद टीचर्स ही होते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बच्चों से ये मत पूछो बेटा तू क्या करना चाहता है, बच्चों से ये मत पूछो बेटा तू क्या बनना चाहता है। बच्चों से सिर्फ एक सवाल पूछ लो, भारत का नहीं दुनिया का इतिहास बदलने लग जाएगा यही एजुकेशन सिस्टम बढ़िया प्रोडक्ट पैदा करना शुरू कर दे। सिर्फ एक सवाल बदल दो, बच्चों से ये पूछो मत बेटा तू क्या बनेगा, बेटा तू बड़े होकर क्या करेगा, क्या पूछो, बेटा बड़े होकर तू कौन सी समस्या का समाधान करेगा। बस एक सवाल, दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं, बड़े होकर, मैं तालियों की जरूरत नहीं भाई, दिमाग में बैठा हो बात को, क्या बड़े होकर बेटा या बेटी तू कौन सी समस्या का समाधान करेगा, समाधान करेगी। अच्छा, एक ही सवाल में 2 बातें तुमने क्लियर कर दी। पहली बात क्या क्लियर कर दी? जैसे जैसे बड़े होते जाओगे समस्याओं का सामना होगा। ये कड़वी सच्चाई तुमने दिमाग में डाल दी। मेरा बेटा भी है, बेटी भी, मैं कभी नहीं कहता बेटा तुम क्या बनोगे, मैं उनसे ये पूछता हूं बेटा कौन सी समस्या का समाधान करोगे बड़े होने के बाद। और जब मैंने पहली बार अपने बेटे से, अपनी बेटी से पूछा, तो मैंने कहा पापा समस्याओं का समाधान मतलब हमें भी समस्या आएंगी। ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें चुनौतियां नहीं आएंगी, अलग स्तर की आएंगी। हो सकता है आर्थिक चुनौती जो मुझे मिली वो ना मिले, लेकिन और चुनौतियां तो आएंगी। तो पहला संदेश क्या दे दिया? चुनौतियां आएंगी। दूसरा, समस्याओं के समाधान करने पड़ेंगे तभी तुम सफल हो पाओगे। चाहे वो एग्जाम वाली समस्याएं आए, चाहे जीवन वाली समस्याएं आए। और तुम्हें, हमें सबको धोखे में रखा जाता, मुझे भी रखा गया था बेटे। मैं आप बीती बता रहा हूं, अपना दुख बता रहा हूं, उनका भी दुख बता रहा हूं। क्या बोला गया? बेटा एक बार 10वीं पास कर ले, जीवन की सारी समस्याओं का अंत। अच्छा, हम इतने भोले, हमने 10वीं पास कर ली, अच्छे नंबर भी आ गए, रिजल्ट वाले दिन ही पिताजी ने एक और बम फोड़ दिया, बेटा बस 10वीं तो कर ली, 12वीं कर ले, सारी समस्याओं का समाधान, जीवन सुधर जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये होगा वो। चलो जी, हमने मेहनत करके 12वीं भी कर लेने का, सच बोल रहे होंगे। जैसे रिजल्ट आया, बस बेटा एक और चुनौती रह गई आखिरी, ग्रेजुएट हो जा बढ़िया कॉलेज से। ग्रेजुएट हुआ तो प्रॉब्लम समाप्त। अच्छा, हम फिर धोखे में आ गए। हमने बढ़िया कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से पढ़ाई करके ग्रेजुएट भी हो गए। अब ग्रेजुएट होते ही अगला बम फोड़ दिया, बेटा बस अब तेरी बढ़िया नौकरी लग जाए, समझ ले जीवन की समस्याएं समाप्त। धोखे में मत रहना, क्योंकि नौकरी लगने के बाद अगला, बेटा बस बढ़िया शादी हो जाए अच्छी जगह, समस्याएं समाप्त। अच्छा, शादी होने पर पता चलता समस्या तो शुरू ही है, अभी तक तो जीवन बढ़िया चल रहा था। फिर पता चलता है ये वाली चुनौतियां तो किसी ने सिखाई नहीं।
एक किताब है और सब उसी एज में हो तुम लड़के लड़कियां, तुम्हें पढ़नी चाहिए। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। महिलाएं और पुरुष दो अलग अलग ग्रह के प्राणी हैं, दोनों साथ रहने के लिए बने नहीं है, फिर भी साथ रहना है। ये चुनौती तो कोई सिखाता नहीं है जीवन में। और जिसका लगे ना तुम्हें इसका वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा है, तो उससे अकेले में बात करना, दोनों में से किसी से, तब पता चलेगा कितना बढ़िया चल रहा है। जैसे मेरे को भी बोलते हैं आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती, मैंने हाँ हमने काम बांट रखे हैं, उसके काम में मैं इंटरफेयर नहीं करता, मेरे काम में वो इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि हमें पता है वो अलग ग्रह की प्राणी है, मैं अलग ग्रह का प्राणी हूं। अगर एक दूसरे के काम में घुसने लग गए तो फिर वो कहते ना, दो तार भिड़ेंगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे। पढ़ना ये किताब सीखने के लिए, लेकिन जो मूल बात है मैं वो बताना चाहता हूं। चुनौतियां आएंगी, इसको स्वीकार करना। दूसरा, समस्याओं के समाधान करने पड़ेंगे। मैं हर व्यक्ति को डॉक्टर बोलता हूं साहब, जो शिक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर हैं, किसके? शिक्षा के। शिक्षा की समस्या इनके पास आती है, समाधान करते हैं। टीचर हैं वो कौन है? वो भी डॉक्टर हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के, शिक्षा की प्रॉब्लम्स की। मैं भी डॉक्टर हूं, पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का, स्टूडेंट का। यानी हमें बीमारियां मिलेंगी और हमें बीमारियों का इलाज करने वाला बनना पड़ेगा। अगर हम में से जो इलाज नहीं कर पाएगा वो जीवन में सफल नहीं होगा, और जो इलाज कर लेगा, जो जितना बढ़िया इलाज कर लेगा, उसकी दुकान पर लाइन लगी रहेगी, उसकी कभी दुकान बंद होने वाली नहीं है। उसे बुलाया जाएगा हर जगह, उसे सम्मान दिया जाएगा। तो तुमने क्या करना है? समस्याओं के समाधान करने पड़ेंगे, इस चुनौती को स्वीकार करना, और जो बनना चाहो वो बनो। उस फील्ड की चुनौतियों के बारे में देखो, इस फील्ड में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बदलाव की जरूरत है। इस कमरे में जितनी भी चीजें देख रहे हो, ये किसी के दिमाग की उपज है। एक कॉर्डलेस माइक पहले दिन नहीं बना होगा, पहले माइक बना, फिर तार वाला बना, फिर कॉर्डलेस बन गया, अभी कॉर्डलेस से भी ऊपर आ गया, माइक आ गया है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देता है। पहले कैमरे में रील डालनी पड़ती थी, रील वाला कैमरा आया, अभी क्या हो गया? मेमोरी कार्ड आना शुरू हुआ, और वो मेमोरी कार्ड भी खत्म हो गया, अब आपके फोन में सारा काम हो जाता है। ये क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन आएगा, चुनौती आएंगी। जब तुम्हें कोई चुनौती मिले और तुमने उसका समाधान कर दिया, यकीन मानिए तुम उस फील्ड में सफल। और जितनी बड़ी चुनौती का तुमने सामना किया, जितनी बड़ी समस्या का समाधान तुमने कर दिया, तुम उतने ही बड़े व्यक्ति बन जाओगे। और ये सफलता के लिए सबसे मूल सिद्धांत है। जितने भी लोग इस धरती पर सफल हुए, उन 5% लोगों के बारे में पढ़ लेना। उन्होंने समस्याएं देखी, उन्होंने समाधान कर दिया, और क्योंकि उन्होंने समाधान कर दिया, वो अमीर बनते चले गए, तरक्की करते चले गए, आगे बढ़ गए। जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, वो जहां थे वहीं रह गए। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया, और ऐसे डॉक्टरों को भी आप और हम जानते हैं जो मोहल्ले के पड़ोस में दुकान खोल के 30 साल से वहीं प्रैक्टिस कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पाया। अंतर क्या है? मेहनत तो वो भी कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है। मैं ऐसे ऐसे टीचरों को जानता हूं जिन्होंने राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया, जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल कर ली, और ऐसे टीचरों को भी जानता हूं जो 20-30 वर्ष एक ही पोस्ट पर रह गए और बस वहीं से रिटायर हो गए, कुछ सार्थक कर नहीं पाए जीवन है। पैदा होना, शिक्षा ग्रहण करना, बड़े हो जाना, विवाह कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, रोजी रोटी के लिए काम कर लेना, फिर मर जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य इससे बड़ी चीज है। उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्ला ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा, इस उद्देश्य को अभी से ही जानने की कोशिश करो। और बिना कारण नहीं भेजा होगा साहब। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, इसको ध्वज बोलते थे, दूसरा जन्म। अब आप कहेंगे जो बच्चे हैं वो, टीचर्स को तो पता होगा दूसरा जन्म क्या होता है, बच्चों को हैरानी होगी, दूसरा जन्म भी होता है। हाँ, पहला जन्म कब होता है? जब हम माँ के पेट से दुनिया में आते हैं, वो हमारा पहला जन्म है। वो जब भी होता है जब धरती पर आ गए, हम जन्म हो गए। दूसरा जन्म कब होता है? जिस दिन इंसान को यह पता चलता है कि मैं धरती पर क्यों आया। और मैं आपको बताऊं, 99% लोगों का केवल एक ही जन्म होता है।
99% लोगों का केवल एक ही जन्म होता है, उनका दूसरा जन्म हो ही नहीं पाता, और जिनका दूसरा जन्म हो जाता है वो महान बन जाते हैं, वो इतिहास रच देते हैं। तुम सब अगर चाहते हो महान बनना, इतिहास रचना, तो वो जानने का पर्पस, कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, उसको जानने का प्रयास करो। तुम्हें उस परमपिता परमात्मा ने इस धरती पर क्यों भेजा? बिना कारण तो नहीं भेजा होगा, कारण होगा। और इसलिए भी नहीं भेजा होगा कि तुम आना, पढ़ाई लिखाई करना, बड़े हो जाना, विवाह कर लेना, नौकरी बिजनेस कर लेना, फिर दुनिया से चले जाना, इसलिए भी नहीं भेजा होगा। कोई उद्देश्य है बीच में जो छुपा हुआ है। इस साइकिल को करते करते उस उद्देश्य को जिस दिन जान लिया, उस दिन तुम सफलता से बड़ी सीढ़ी पर आ जाओगे, और सफलता से बड़ी सीढ़ी महानता की होती है। प्रयास करो, हर कोई महान नहीं बन पाएगा, लेकिन प्रयास तो कर सकता है। महानता क्या है? सफलता से भी बड़ी चीज है। और महान होने के लिए सबसे बड़ी बात पता क्या है? महान होने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं सफलता से भी बड़ी चीज महानता है, और अभी आप कह रहे हैं कि महान होने के लिए सफल होना भी जरूरी है ना। जैसे शहीद आजम भगत सिंह जिस उद्देश्य से के लिए फांसी चढ़ गए, उसमें सफल नहीं हो पाए साहब, लेकिन क्या उनकी महानता में कोई कमी है? कोई ये कह सकता है कि वो महान नहीं थे? कोई नहीं कह सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी महानता में कोई कमी नहीं। अगर किसी महान कार्य को करते करते तुम्हारा जीवन भी चला गया, तो यकीन मानिए इतिहास तुम्हें याद रखेगा। लेकिन साधारण काम करते करते अगर 100 साल का जीवन जी भी लिया, तो किस काम का? इसलिए जिंदगी बड़ी करो, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। जीवन कितना रहा ये मायने नहीं रखता, उस कितने जीवन में क्या किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महानता की कमी तो नहीं थी ना, सफल नहीं हो पाई, लेकिन महान थी। कितनी उम्र? 17 वर्ष की उम्र। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ गए। लोग कहते हैं मेरी उम्र कम है इतिहास रचने के लिए। इतिहास में उम्र आड़े नहीं आती, जज्बा, जुनून, जोश आड़े आता है। वो जज्बा चाहिए, वो जुनून चाहिए, कुछ कर गुजरने की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। और जानवर भी अपने लिए तो जी ही लेते हैं सर, इंसान वो है जो दूसरे के लिए जी। और मैं आप सब टीचरों से, अभिभावकों से भी एक बात कहना चाहता हूं, बच्चों को आईएएस बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इनको अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर बनाइए, इनके अंदर अच्छे अच्छे बीज डालिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहली चीज अच्छा इंसान बनाइए, इनमें संस्कार डालिए। क्योंकि अगर संस्कार नहीं हुए ना, और ये डॉक्टर बन भी गया, तो फिर एक अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा लोगों की बीमारी बनी रहे, ताकि मेरी दुकान चलती रहे। संस्कार डालने पड़ेंगे, और संस्कार डालने के लिए स्कूल कॉलेज जो है ये सबसे बेस है। घर से या तो संस्कार मिलते हैं, या विद्यालय से मिलते हैं, टीचरों से मिलते हैं। वो संस्कार डालिए, और वो संस्कार इस उम्र में बच्चों को बुरे लगते हैं, तो क्या करिए? बोलने की बजाय करना शुरू करिए। मैं अपने बच्चों को कोई भी चीज बोलकर नहीं सिखाता। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चों को हम गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं और कोई सामान खींचना है, तो बच्चे जिद करते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक फैमिली जा रही थी, हमारे रिलेटिव थे, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा लगभग 2.5 साल का रहा होगा, उनका बेटा भी लगभग इतनी ही उम्र का था। उनका बेटा जिद करने लगा सामान खरीदने की, और मेरा बेटा उसको बोलता नहीं भैया नहीं चाहिए। तो जो फैमिली थी लेडी, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जिद करने की बजाय मना कर रहे हैं, और आप, हमारे बच्चे तो जिद करते हैं, आपने कैसे सिखाया इसको? मेरा कुछ नहीं, जब बहुत छोटा था तभी इसको बोला गया था जब कोई सामान लेना था तो मना करना होता है। हम मना करते थे, वो सीख गया। आज तक जिद नहीं करते हो बच्चे, क्योंकि संस्कार डाल दो। तो हमें क्या करना है? टीचरों को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि बेटा तुम बड़ों का रिस्पेक्ट करो। जो आप टीचर में आपसे बड़ी हैं, पद में, उम्र में, आप उनका सम्मान करने लग जाओ। सामने भी सम्मान करने लग जाओ, और अकेले में भी सम्मान करने लग जाओ। क्योंकि सामने तो सभी सम्मान करते हैं, असली सम्मान है जो पीछे किया जाए। जब आप अपनी क्लास के बच्चों के सामने अपने सीनियर टीचर का मजाक उड़ाती हैं, तो उन बच्चों में एक कीटाणु डाल रही हैं कि पीछे
अपमान किया जा सकता है, पीछे मजाक उड़ाया जा सकता है, तो यकीन मानिए जैसे आज आपके मजाक पर वो हंस रहा है या हंस रही है, कल जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा तब भी वो बच्चा हंसेगा ही। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं जो हम बोलेंगे उसका इंपैक्ट बच्चों पर पड़ता नहीं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम जो बोलते हैं उसका 10% असर पड़ता है, लेकिन जो हम करते हैं उसका 90% असर पड़ता है। अभी एक मैसेज आया मेरे पास, बड़ा जबरदस्त मैसेज। मेट्रो में एक लेडी जा रही है और उनकी बेटी उनके साथ बैठकर किताब पढ़ रही है, और लेडी भी किताब पढ़ रही है। उनके साथ एक और लेडी बैठी है, वो कह रही है बहन जी ये बताओ आपने अपनी बच्ची को किताब पढ़ना कैसे सिखा दिया? आजकल के तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। कहते बहुत आसान है, मैं किताब पढ़ रही हूं तो मेरी बेटी भी किताब पढ़ रही है। अच्छा, माता पिता तो हमेशा फोन में लगे रह गए और बच्चों को बोल रहे हैं बेटा फोन यूज मत कर। वो कहेगा कहने वाली बात है, पिताजी कह रहे हैं कर नहीं रहे। तो अभी क्या होगा? फिर हमें लगेगा कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। सुनेंगे कहां से? क्योंकि हमारे उन संस्कारों में कमी है, आ रही है। जो हम बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं। अगर मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करूंगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे बच्चे मेरा और मेरी वाइफ का सम्मान नहीं कर सकते। और अगर मैं उनका अपमान कर रहा हूं